हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी 16 नंबर से क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने 15 तक कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, तो अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो उसको जाकर के देखिएगा, तभी जाके आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि ये पूरा प्रीवियस का सेट था। जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको क्या है, चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। साथ ही साथ आपको जो 5 बजे की क्लास मिलती है, उसमें हम लोग सोशल साइंस कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ चैप्टर वाइज क्लासेस भी चल रही हैं। तो आप लोग क्या है, 2 बजे 3 बजे और 5 बजे अगर दोनों क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है पेपर 1 के लिए भी हेल्प करेंगे और पेपर 2 के लिए भी मदद करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, क्वेश्चन जो है सीडीपी पेडागोजी के सेम होते हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो ये डाउट मत रखिएगा कि ये पेपर 1 के हैं या फिर पेपर 2 के हैं, आपको दोनों में मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस डेली करिएगा, यानी एक पेपर सेट तो डेली लगाइएगा, क्योंकि अब आपके पास 1 मंथ ही बचा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको डेली एक प्रैक्टिस करनी है, डेली एक क्या है, प्रीवियस का सेट आपको लगाना है, और साथ ही साथ जो कंटेंट है वो भी आपको धीरे धीरे क्या रिवीजन करते रहना है, क्योंकि 1 मंथ ही आप लोगों के पास अब बचा हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, तो इसको लास्ट तक देखना एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। तो क्वेश्चन जो आज का है, लाइव वाइगोस्की के अनुसार डैश डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूराभिमुखी विकास के क्षेत्र के हैं, यानी कि जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो है उसके क्षेत्र के हैं। तो पहला है भौतिक वातावरण, बस बाहर, या फिर अधिक जानकार अन्य अंदर, या फिर अधिक जानकार अन्य बाहर बस बाहर, या फिर भौतिक वातावरण आपका होगा अंदर। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है। इसमें बात ये कही जा रही है कि जो बच्चा कुछ सीख रहा है, यानी जो किसी से लाभ ले रहा है, कुछ किसी से सीख पा रहा है, तो वो बात कही जा रही है कि बच्चा आखिर अन्य लोगों से सीखेगा। मान लीजिए जो ये आपका यहाँ पे, आप ऐसे समझिए आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी खुद से संभावना थी कि आप यहाँ तक ग्रो कर सकते थे, आपने सीख लिया, लेकिन अब आपकी जो संभावना है कि आप यहाँ तक जो है विकसित आप हो पाएंगे, यहाँ तक आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। तो इस जो आपकी संभावना है, यहाँ तक हो आपका डेवलपमेंट हो सकता है, तो जो ये दायरा है इसको कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जेडपीडी। तो अब इसको आपको यहाँ तक ग्रो करने के लिए आपको किसी की मदद चाहिए होगी। वो टीचर भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, आपका भाई भी हो सकता है, एज में छोटा भी हो सकता है, एज में बड़ा भी हो सकता है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि आपको मतलब आपसे ज्यादा उसको हर चीज में नॉलेज होगा, ऐसा नहीं। जिस टॉपिक के बारे में आप उससे मदद ले रहे हो, उस टॉपिक के बारे में आप मतलब उसको आपसे ज्यादा नॉलेज होगा। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकता है जिससे आप मदद ले रहे हो। तो आंसर इसमें आपका जो सही हो जाएगा, आंसर जो आपका सही होगा 2 सही होगा, यानी अधिक जानकार होगा। अन्य कोई भी हो सकता है, जैसे कि आपका मान लीजिए फ्रेंड है, आपका कोई रिलेटिव है, आपके घर में कोई सदस्य है, या फिर कोई टीचर है, तो उस टॉपिक के बारे में उसको ज्यादा नॉलेज होगा आपसे, तो यानी अधिक जानकार अन्य होगा। साथ ही साथ जो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट विकास के क्षेत्र के अंदर है, यानी कि आपकी संभावना है कि आप यहाँ तक ग्रो कर सकते हो अगर आपको किसी की मदद मिल जाए। तो आपको अगर मदद मिल गई तो आपने क्या किया, यहाँ तक आपका ग्रो हो गया। तो जो आपकी संभावना थी, यानी जो आपकी संभावना है कि मैं यहाँ तक ग्रो करूंगा, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं जेडपीडी। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो ये हेल्प दी जा रही होती, जो कि दिख नहीं रही है बट जो मदद मिल रही है, उसको कहते हैं इसके फोल्डिंग, ये भी ध्यान रखना। और जिसके द्वारा आपको मदद मिल रही है, जो व्यक्ति भी आपको हेल्प दे रहा है, वो आपके लिए हो जाता है क्या, MKO। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और ये जो हेल्प दी जा रही होती परमानेंट नहीं दी जा रही होती, जहाँ पे भी बच्चे को दिक्कत हो रही होती वहां पे उसको मदद जो है दे दी जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका आंसर जो है सही होगा, यानी अधिक जानकार, यानी आप उसी से मदद लोगे जो व्यक्ति आपसे ज्यादा जानता होगा। वो अन्य कोई भी हो सकता है, ये नहीं कि आपका रिलेटिव ही होगा, कोई भी हो सकता है, टू जेड। आपका फ्रेंड है, ट्यूशन मतलब ट्यूशन अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई टीचर है या फिर वहाँ पे कोई फ्रेंड है, तो आप किसी से भी मदद ले सकते हो जो आपसे ज़्यादा जानता हो उस टॉपिक के बारे में। और जो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्षेत्र होगा वो अंदर, यानी आपकी संभावना थी कि आप यहीं तक ग्रो कर पाओगे, तो उसको आपको मदद मिल गई, आपने यहाँ तक ग्रो कर लिया,
तो ये जो क्षेत्र रहा की संभावना का, वही आपका ZPD होता है। ये तो नहीं कल को आप साइंटिस्ट बन जाओगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। MKO क्या है, इसके फोल्डिंग क्या है, ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आपठन वैफल्य डिसलेक्सिया एक डैश डैश स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। यानी कि जिन बच्चों में क्या है पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है, जैसे कि वो 9 को क्या है 6 पढ़ रहे होते हैं, B को क्या है D पढ़ रहे होते हैं। तो जिन भी बच्चों में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो उनकी डिसलेक्सिया एक कैसी स्थिति है, तो उनमें क्या होता है तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल, यानी उनके माइंड में कुछ थोड़ी सी मिस्टेक होती है जिसकी वजह से उनको पढ़ते वो गलत है और पढ़ने के साथ साथ वो लिखते भी गलत हैं, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा गलत तो वो लिखेगा गलत। ठीक है, तो उनमें क्या होता है थोड़ी सी जो उनके माइंड में प्रॉब्लम होती है, इस वजह से वो थोड़ा मतलब पढ़ने में उनको प्रॉब्लम हो रही होती है, जो शिक्षक की डैश की क्षमता को प्रभावित करते हैं। यानी कि जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित कर रहे होते हैं, यानी कि ध्वनियों को प्रतीकों चिन्हों के साथ जोड़ने में। क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही होती है तो हर चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता है, जो ध्वनि है जो चिन्ह है उनके माध्यम से वो नहीं समझ पा रहा होता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी जो बच्चे पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनके माइंड में थोड़ी सी बहुत कहीं पे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही होती है, इसकी वजह से वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते और चीज़ों को अच्छे से वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो इसमें आपका क्या है थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे डिस्ग्राफिया होता तो लिखने संबंधी विकार हो जाता, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही जा रही है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषताएं हैं, यानी सोशलाइजेशन की कौन सी विशेषता है। तो यह एक रेखीय प्रक्रिया है, या फिर यह एक जटिल प्रक्रिया है, या फिर यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, या फिर यह विशिष्ट या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो जो आपका सोशलाइजेशन हो रहा होता है वो एक रेखीय प्रक्रिया नहीं हो सकता, क्योंकि आपका रेखीय प्रक्रिया नहीं होगा। आपका जो सोशलाइजेशन होता है कभी एक सीक्वेंस में एक सीधी लाइन में नहीं होता है, ये क्या वर्तुलाकार में होता है। कभी आप कुछ ज़्यादा सीख लेते हो अपने समाज से, या फिर कभी कुछ आप सीखते भी नहीं, कभी आप जीरो हो, कभी क्या बहुत ज़्यादा आप सीख रहे हो। तो सोशलाइजेशन जो हो रहा होता है एक सीधे सीक्वेंस रेखा में नहीं हो रहा होता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। ठीक है, तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा कि बच्चे का जो सोशलाइजेशन हो रहा है वो क्या है रेखीय प्रक्रिया में है, तो ये आपका रेखीय प्रक्रिया में नहीं होता है, बल्कि क्या है एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है, सोशलाइजेशन जो होता है आपका जटिल प्रक्रिया है, साथ ही साथ बहुआयामी भी प्रक्रिया होता है, क्योंकि अगर आपका सोशलाइजेशन हो रहा है तो आपका फिजिकली भी डेवलपमेंट हो रहा है, आप मेंटली भी जो मिच्योर बन रहे हो, आप सोशली भी लोगों से अच्छे से इन्वॉल्व हो पा रहे हो, आप इमोशनली भी बहुत अच्छे से मिच्योर हो रहे हो। तो आपका सोशलाइजेशन जो हो रहा होता है बहुआयामी होता है, सभी पक्ष आपके जो है डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। या विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होता है, तो ये भी आपका सही है, क्योंकि कल्चर जो है जो भी कल्चर रहा जैसा भी आपका इन्वायरमेंट रहा आपका सोशलाइजेशन वैसा ही हो जाता है, तो ये भी आपका सही है। यानी बी और सी डी तीन सही है, ए आपका गलत हो जाएगा। तो ए आपका यानी 4 ऑप्शन सही होगा, बी सी और डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी मतलब 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, इसमें बात कही जा रही एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। यानी जो सीखने की बात चल रही है, एक मिनट, इसमें बात जो कही जा रही है यानी समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, यानी जो सीखने के टारगेट बने हुए हैं, जो उद्देश्य बने हुए हैं, और साथ ही साथ शैक्षणिक रणनीतियों यानी जो सिखाने के मेथड हैं के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। क्या है उसमें परिवर्तन करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन है क्लासरूम और उसमें आप मतलब बच्चों का आकलन करना चाह रहे हो, तो हमेशा क्या है एक ही जैसा, तो एक ही मतलब तरीके से आपको आकलन नहीं करना है। क्या है अपने शैक्षिक परिवर्तन मतलब जो आपके टीचिंग मेथड है उसमें आपको परिवर्तन लाना है, तभी जाके बच्चे को आप आकलन अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि मान लीजिए एक बच्चे को आप मतलब मान लीजिए कोई एक्टिविटी के माध्यम से आपको समझ में आ गया कि हाँ बच्चे का इतना ग्रो हो पा रहा है, पर दूसरा बच्चा शायद उसमें इंटरेस्ट ना ले रहा हो। अगर आपने जो टॉपिक पूछा जिस भी सब्जेक्ट से,
हो सकता है बच्चे को उसमें इतना इंटरेस्ट ना हो, तो क्या करना है आपको, सभी प्रकार का यानी अपने अनुकूल मतलब आकलन करने में अनुकूलन लाना यानी परिवर्तन आपको लाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने मैथ का टेस्ट लिया, हो सकता है बच्चे को मैथ बहुत अच्छे से ना आ रही हो, तो ये कहना तो गलत हो जाएगा कि बच्चा जो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है उसकी लर्निंग बहुत अच्छे से नहीं हो रही है। हो सकता है वो साइंस में बहुत अच्छा हो, तो क्या है हमको परिवर्तन लाना है अपने असेसमेंट में, क्या है हमको परिवर्तन लाते रहना है। कभी एक्टिविटी के माध्यम से जो है आकलन कर लेना है, कभी आप ब्लैक बोर्ड का प्रयोग कर रहे हो, कोई आप चैप्टर पढ़ा करके कर रहे हो, कोई आप टेस्ट के माध्यम से कर रहे हो, तो क्या है अपने आकलन में परिवर्तन आपको लाना है। तो ये तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है समावेशन का दर्शन शैक्षिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की जो है वकालत करता है। तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि जो समावेशन है यानी कि जो व्यक्तिगत मतभेद हैं उनको क्या समाप्त नहीं कर रहा होता है, बल्कि क्या है उसको और अप्रिशिएट कर रहा होता है कि हर बच्चा अपनी बात रखे। जैसा भी बच्चा है हमको क्या इंक्लूड करना है, जैसा भी उसका बैकग्राउंड रहा हो, जिस भी कल्चर से आया हो बच्चा, हमको क्या है इंक्लूड करना है। बल्कि टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि वो ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करे जिसमें हर बच्चा अपने आप को इंक्लूड महसूस कर पाए। तो व्यक्तिगत मतभेद को क्या है समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि हर बच्चे की थिंकिंग, उसकी राय, उसका डिसीजन, हर बच्चे का जो है उसमें अहमियत दी जाती है, उसको महत्वपूर्ण माना जाता है, तभी जाके जो आकलन हो पाता है। ठीक है, अगर बच्चा कुछ बोलेगा ही नहीं, अपनी वो राय ही नहीं रखेगा, तो आपका आप कैसे आकलन कर पाओगे। तो हर बच्चे की थिंकिंग, उसका डिसीजन, उसका बातचीत करने का तरीका, सब कुछ जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, तभी जाके बच्चे का आकलन हो पाता है। तो आपका जो आदर्शन है वो तो सही है, बट आपका रीजन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें 4 सही होगा, यानी ए सही है लेकिन आर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यानी कि अगर इंक्लूसिव क्लासरूम है, तो जब आप आकलन कर रहे हैं बच्चे का, तो उसमें आप परिवर्तन लाएंगे, बच्चे की नीड के अनुसार आप उनकी हेल्प करेंगे, और साथ ही साथ अगर आपको आकलन करना है तो धीरे धीरे अपने मेथड में परिवर्तन लाना पड़ेगा। तो आपका 4 ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा एक ऐसा है इंक्लूसिव क्लासरूम का एग्जाम्पल नहीं है। तो प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करना, या फिर विभिन्न दृष्टिकोण को समावेशन, या फिर उचित समावेशन का पालन, या फिर विभेद जो है निर्देश देना। तो आंसर आपका जो है इसमें सही होगा 2, क्योंकि उदाहरण नहीं है, यानी आपको निगेटिव आंसर देना था। तो क्लासरूम में क्या आपको प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी है, यानी कंपटीशन क्लास में रूम में नहीं होनी चाहिए कि हर बच्चा क्या है एक दूसरे से कंपटीशन में लगा पड़ा है, ऐसा आपको नहीं करना। बल्कि इंक्लूसिव क्लासरूम क्या कहती है कि हमको ग्रुप लर्निंग करवानी। ग्रुप लर्निंग से क्या होगा, बच्चे में सहयोग की भावना आएगी, वो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है, एक दूसरे को समझेंगे, तो उसमें क्या प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं आ रही होगी। तो क्लासरूम में हमको कंपटीशन नहीं करवाना कि हर बच्चा एक दूसरे से कंपटीशन में लगा पड़ा है, नहीं, बल्कि बच्चा समझ के पढ़े, अपने रियल लाइफ में उसका प्रयोग कर पाए, हमको ऐसे लर्निंग करवानी है। तो आपका यही आंसर होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। बाकी आपके ऑप्शन सही थे, बट हमको निगेटिव आंसर देना था, तो निगेटिव आपका फर्स्ट है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड जो है विविध दृष्टिकोणों का समावेशन, तो बिल्कुल सही बात है। हर बच्चे की क्या है दृष्टिकोण क्या रहे, हर बच्चे की राय क्या है, तो आप सभी को इंक्लूड करते हैं, हर बच्चे को अहमियत दे रहे होते हैं, हर बच्चे को महत्वपूर्ण आप मानते हैं, जो भी उनकी थिंकिंग हो, जो भी उनकी राय हो, जो भी अपना अनुभव हो उनका। ठीक है, उचित समावेशन का पालन, तो हर बच्चे को क्या इंक्लूड करना है। टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आया हो, कोई भी लैंग्वेज उसकी रही हो, कैसा भी उसका पृष्ठभूमि रहा हो, हमको क्या है हर बच्चे को इंक्लूड करना है, हर बच्चे की नीड के अनुसार उसकी मदद करनी है। तो ये भी आपका सही होगा। विभेदित निर्देश, यानी हर बच्चे की नीड के अनुसार आप उसको मदद करेंगे, उसको निर्देश देंगे। ठीक है, ये नहीं कि सभी के लिए एक ही जैसा रूल है। मान लीजिए किसी बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उससे ये नहीं कहेंगे कि हमको लिख करके ही आप टेस्ट दीजिए, ऐसा नहीं। हो सकता है उसको लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मौखिक रूप से आप उसका आकलन ले लें। बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सुन करके कोई ऐसी एक्टिविटी कराएं जिस स्पर्श करके वो सीख रहा हो। तो बच्चे की नीड के अनुसार क्या है हमको हेल्प करनी है, उसकी नीड के अनुसार हमको उसको वर्क भी देना है, और वैसे ही हमको उसकी लर्निंग भी करवानी है। तो इसमें आपके बाकी तो ऑप्शन सही थे, बट निगेटिव का निगेटिव हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। क्लासरूम में क्या है हमको प्रतिस्पर्धा नहीं करवानी, कंपटीशन नहीं करवाना है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। 21 है, इसमें बात कही गई है एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है,
शिक्षकों को उतनी ही अधिक जो है संकेत व इशारे देने चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कार्य कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। यानी जो टीचर है, मान लीजिए अगर बच्चा खुद से काम कर पा रहा है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 21 है, मतलब बच्चा अगर खुद से काम नहीं कर पा रहा है तो आप उसको मदद कर रहे हो, आप उसकी नीड के अनुसार उसकी हेल्प कर रहे हो, तो ये आपका वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको क्या कहते हैं, स्केप फोल्डिंग। मतलब मान लीजिए अगर बच्चे को कहीं पे समस्या आ रही है तो टीचर उसकी हेल्प कर दे रहा है, हाफ सॉल्व क्वेश्चन दे रहा है, संकेत दे रहा है, इशारे दे रहा है, जिससे क्या है बच्चे को मदद मिल जा रही है और बच्चा आगे ग्रो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ये तो जरूरी नहीं है कि हर मतलब हमेशा बच्चे को मदद ही देते रहोगे। तो धीरे धीरे क्या है, जहाँ पे उसको दिक्कत हुई वहां पे आपने मदद कर दी, बच्चा जो है आगे बढ़ गया। फिर धीरे धीरे करके क्या है, बच्चे की जो गलतियां वो धीरे धीरे कम होने लगेंगी। फिर क्या है, टीचर को कम मदद करनी है। तो ये आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मतलब मान के चलिए कि क्लासरूम में जब बच्चा फर्स्ट टाइम आता है तो जितनी मिस्टेक वो पहले कर रहा होता है, क्या स्टार्टिंग में जितनी मिस्टेक कर रहा होता है, क्या लास्ट में भी वो इतनी ही मिस्टेक कर रहा होता है? ऐसा तो नहीं। मतलब शुरुआती दौर पे बच्चे को आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है, थोड़ा सा ज्यादा मदद करने की जरूरत होती है। फिर धीरे धीरे जब बच्चे का ग्रो होने लगता है, बच्चा जो मेच्योर होने लगता है, तो गलतियां जो कम होने लगती है। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है कि जैसे जैसे क्या है अधिक से अधिक कर सकता है तो शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। तो ये आपका ऑप्शन तो सही है, मतलब यानी कि आदर्शन आपका सही है। अब कारण जो दिया गया वो हम लोग समझ लेते हैं। बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से जो है नहीं मापा जा सकता है। यानी ये कहना कि बुद्धि लब्धि की जो गणना होती है, अगर आप उससे क्या है सटीक रूप से बुद्धि लब्धि को माप सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आप मान के ऐसे चलिए, जैसे आपने मैथ का टेस्ट लिया, बच्चे ने मैथ में बहुत अच्छा नहीं किया, अब उसके नंबर बहुत अच्छे नहीं आए, तो आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा नहीं है, उसकी बुद्धि लब्धि कम है। हो सकता है उसको मैथ में इतना इंटरेस्ट ना आ रहा हो, उसको साइंस में इंटरेस्ट हो, उसको किसी और एक्टिविटी में इंटरेस्ट हो। तो ये कहना गलत होगा कि बुद्धि लब्धि से आप बच्चे की सटीक बुद्धि कितनी लब्धि है, यानी बुद्धि को आप बुद्धि लब्धि से सटीकता से माप सकते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। आप सटीकता से माप नहीं सकते, बट हाँ कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी हो सकती है। क्योंकि बच्चा हो सकता है जिस फील्ड में आप मतलब असेसमेंट ले रहे हैं, उस फील्ड में बच्चा अच्छा ना परफॉर्म कर पा रहा हो। और जो बच्चा हो सकता है मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हो सकता है उसकी इंग्लिश बहुत वीक हो। तो ये कहना मतलब गलत हो जाता है कि बुद्धि लब्धि से आप बच्चे की सटीकता से पता लगा सकते हैं कि बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी है। तो आपका ए तो सही है। ठीक है, यानी इसमें आपका आंसर जो है हो जाएगा, इसमें आपका आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही, क्योंकि बुद्धि लब्धि का आप सटीकता से जो है माप नहीं सकते कि हाँ बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी है। तो आपका ए भी सही है और आपका आदर्शन भी सही। लेकिन जो बात कही जा रही है यहाँ पे वाइगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये आपका बुद्धि लब्धि से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इस वजह से क्या है, आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है व्याख्या नहीं कर पा रहे एक दूसरे की। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि लब्धि आप सटीकता से माप नहीं सकते, और साथ ही साथ बच्चे को जहाँ पे नीड हो रही है, जहाँ पे उसको हेल्प चाहिए, आप मदद कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे के द्वारा गलतियां कम हो रही हैं तो आप धीरे धीरे अपनी उसकी मदद भी कम करेंगे। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 22 पे। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। मतलब बच्चे को क्या है, प्रॉब्लम हो रही है, तो वो मतलब ध्यान जो है एक जगह पे ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है, मतलब उसका अटेंशन जो है एक जगह पे नहीं आ पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में मदद करने के लिए एक प्रभावशाली रणनीति होगी? यानी इसमें कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें बच्चे का ध्यान जो एक जगह पे केंद्रित हो पाए? पहला है माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ जो सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, या फिर छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, या फिर छात्र को सख्ती से जो है अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना कि आप ध्यान जो मतलब अटेंशन जो होती है उसको आप बढ़ाएं, या फिर स्वनियमन और स्व प्रबंध के लिए छात्र को जो है टाइमर देना। तो 22 जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन होगा। यानी बच्चे से क्या कहेंगे, स्वनियमन, यानी खुद से अपना निरीक्षण करो, खुद से जो है यानी कि स्वनियमन करेगा, और समय जो प्रबंध
के लिए टाइमर को देना। अगर आप टाइम दे रहे हो बच्चे को, हाँ कि आप इतने टाइम में ये वर्क करेंगे, तो बच्चा कोशिश करेगा कि हम जल्दी से कंप्लीट करें, ठीक है। और बच्चे को आप कहेंगे स्वनियमन, यानी खुद से अपना मतलब नियमन करो, सेल्फ मतलब रेगुलेशन करो कि खुद से जो है अपनी एनालिसिस करो कि हाँ कितना मेरा ग्रो हो पा रहा है, कितना मैं सीख पा रहा हूँ, खुद पे ध्यान दो। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 23 है, इसमें बात कही गई है वास्तविक जो है जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। यानी जो बच्चा है रियल लाइफ की जो समस्याएं हैं और साथ ही साथ जो मूर्त अनुभव है, उसमें अधिगम को जो सीखने में बहुत सारी जो है जानकारियां प्राप्त होती हैं, यानी उसकी जो लर्निंग है उसमें बहुत सारी जो उसको मदद मिल रही होती है, ठीक है। अगला है, अब इसका जो आदर्शन जो है, अब इसका रीजन दिया गया है, विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो जो विकास हो रहा होता है अपेक्षाकृत क्या व्यवस्थित है और साथ ही साथ अनुक्रमिक है। तो आपका जो डेवलपमेंट हो रहा होता है ये क्या एक व्यवस्थित क्रम में हो रहा होता है। ये तो नहीं कि आप पहले इन्फेंसी में नहीं आएंगे सीधे क्या एडोलसेंस में चले जाएंगे, आप सीधे क्या है छोटा बड़ा नहीं सीखेंगे, सीधे आप वाक्य पढ़ना सीख जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। यानी कि जो क्रम हो, यानी जो डेवलपमेंट है वो व्यवस्थित क्रम में हो रहा होता है, ठीक है। आप पहले इन्फेंसी में जाएंगे, फिर अर्ली चाइल्डहुड में आएंगे, फिर लेटर चाइल्डहुड में जाएंगे, फिर एडोलसेंस में जाएंगे। तो डेवलपमेंट जो क्या है एक मतलब क्रम व्यवस्थित होता है, साथ ही साथ अनुक्रमिक भी हो रहा होता है। तो आपका ए भी सही है और आपका बी भी सही है, यानी कि आदर्शन भी सही है और आपका रीजन भी सही है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन क्या है ए और आर की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इसमें बात जो कही जा रही है बच्चा अपनी रियल लाइफ के अनुभवों से जो इसकी लर्निंग बेहतर हो रही है, और इसमें क्या है डेवलपमेंट के बारे में बात कही जा रही है। तो इस वजह से आदर्शन और रीजन दोनों सही है, बट क्या है एक दूसरे के लिए सही नहीं है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बच्चा जो अपनी रियल लाइफ में सीख रहा है, अपनी जो रियल लाइफ में प्रॉब्लम हुई है उससे क्या अनुभव ले पा रहा है, जो लिया है उसने अनुभव, वो उसकी लर्निंग में जानकारी यानी लर्निंग को सीखने में मदद कर रही होती है, लर्निंग को और बेहतर करने में मदद कर रहा होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 जो है इसमें बात कही गई है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो का एक प्रभावी प्रणाली है क्योंकि, यानी जो पोर्टफोलियो होती है वो एक प्रभावशाली प्रणाली है, वो ऐसा क्यों है। तो पहला है वह मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में जो अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की जो प्रस्तुति पर ध्यान देते हैं, या फिर वे छात्र अधिगम के ठोस जो सबूत पेश करते हैं। तो पोर्टफोलियो जो होती है उसके दौरान क्या पता चल रहा होता है, पूरे साल भर की जो एक्टिविटी होती है मतलब बच्चे की, उसके बारे में पोर्टफोलियो में सब कुछ लिखा होता है टीचर के द्वारा, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम क्या पता चल जाता है, बच्चे की जो मूल्यांकन होता है उसके बारे में पता चल रहा होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। उससे क्या है कि पता चल जाता है, यानी पोर्टफोलियो से आप बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं क्योंकि उसमें सारी एक्टिविटियां जो है वो लिखी रहती हैं। तो 24 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ए, बी और डी आपका ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अंतिम उत्पाद की मतलब प्रस्तुति पर ध्यान जो है केंद्रित करते हैं, तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा। बल्कि वे छात्र अधिगम को ठोस सबूत पेश करते हैं, क्योंकि जो पोर्टफोलियो में लिखा होता है वो फिक्स लिखा होता है, वो मतलब सटीकता के साथ दिया होता है कि हाँ बच्चे ने कहाँ पे गलती की थी, बच्चे ने कहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो सब कुछ जो है पोर्टफोलियो में लिखा हुआ होता है। तो उसके माध्यम से बच्चे का जो है आकलन करने में आसानी रहती है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 25 पे। 25 जो है इसमें बात कही जा रही है कि अधिगम निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद करना शामिल है। तो ये कहना आपका गलत होगा कि जो लर्निंग है वो निष्क्रिय है। अगर बच्चा निष्क्रिय तो वो नहीं, उसकी लर्निंग नहीं हो रही है। जहाँ पे बच्चा सक्रिय होगा और जहाँ पे गलतियां हो रही हैं वहां पे लर्निंग जो है हो रही होगी। तो ये आपका कहना गलत हो जाएगा कि बच्चे जो मतलब जो लर्निंग है वो मुख्य रूप से क्या है निष्क्रिय है। अगला है शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन जो है प्रदान करना चाहिए। तो अगर आप स्पष्ट मार्गदर्शन दे रहे हो, ठीक है,
तो उसमें बच्चे खुद से तो अपना कोई प्रयोग करेंगे नहीं, तो क्या उनकी लर्निंग बेहतर नहीं हो पाएगी। ऐसा आपको नहीं करना, बल्कि क्या करना है, बच्चों को जहाँ पे दिक्कत हो रही है आप मदद कर रहे हो, लेकिन बच्चे से खुद से कहें कि आप खुद से इसकी खोज करो, खुद से इसके तर्क वितर्क करो, खुद से इसका निष्कर्ष निकालो। अगला है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों के सही उत्तर और जो है प्रतिपुष्टि मिलती है। यानी जब अधिगम तभी हो पा रहा होता है जब छात्रों को शिक्षक के द्वारा सही उत्तर, तो अगर टीचर सही उत्तर दे देगा तो बच्चे की लर्निंग, यानी बच्चा खुद से कुछ क्रिएट नहीं कर पाएगा, खुद से जो है वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ऑप्शन जो होगा आपका 4 सही होगा। छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चे क्या हैं, इन्वायरमेंट के साथ एक्टिव हैं, उसमें क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ मतलब नया निर्माण यानी कुछ नया क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, संलग्न है, उसमें बच्चा एक्टिव भी है। तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 26 से इसमें बात कही गई है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैलर गिलिगर की जो है आलोचना का केंद्रीय तर्क है। क्योंकि कोहलबर्ग की जो शिक्षिका थी कैलर गिलिगर, इन्होंने क्या है, इनकी आलोचना की थी। तो इन्होंने आलोचना जो की थी उसके बारे में क्वेश्चन दिया गया है। पहला ऑप्शन है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मतलब अध्ययन की शैक्षिक निहितार्थ है, या फिर देखभाल की नैतिकता और नारीवाद दृष्टिकोण है, या फिर बच्चों के नैतिक क्षमताओं को अधिक जो है आंकना, या फिर बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग। तो ये आपका नहीं होगा, आपका थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चे की क्षमता यानी नैतिक क्षमता जो थी ये थ्योरी उस पर आधारित थी। बट इन्होंने क्या किया था, जो कैलर गिलिगर थी उन्होंने आलोचना की थी कोहलबर्ग की थ्योरी में है जो नारीवाद को महत्व नहीं दिया गया है, यानी कि लैंगिक पक्षपात इसमें किया गया था, इसमें पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया गया था, नारीवाद को महत्व नहीं दिया गया था। तो कैलर गिलिगर जो थी इन्हीं की शिक्षिका थी, तो इन्होंने क्या है आलोचना की थी कोहलबर्ग की थ्योरी में कि जो इस थ्योरी में क्या है नारीवाद को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट पर आधारित है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसमें बच्चे की थिंकिंग देखी गई, कौन से स्टेज पे बच्चा क्या है, किस प्रकार से अपनी राय रखता है और किस प्रकार से वो सोच पा रहा होता है। तो इन्होंने क्या है 3 स्तर बताए हैं और 6 चरण हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक स्तर में 2 चरण दिए गए हैं, तो ऐसे करके 6 चरण हो जाते हैं, 3 स्तर हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। अगला है क्वेश्चन 27, इसमें बात कही गई है, यानी क्वेश्चन नंबर जो 27 है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता के साथ भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रख रही है। यानी कि वो इसलिए इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि क्या है उसको पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो जो सुजाता है उसमें कैसा मोटिवेशन है, एक्सटर्नल है या फिर इंटरनल मोटिवेशन है। तो पहला है असफलता परिहार शिक्षार्थी है, या फिर आंतरिक रूप से प्रेरित है, या फिर बाहरी रूप से प्रेरित है, या फिर महारत उन्मुखी जो है शिक्षार्थी है। तो जो सुजाता है वो क्या है पुरस्कार के लिए इंटरेस्ट ले रही है कि हमको क्या है पुरस्कार मिलेगा, हम सम्मानित किए जाएंगे, यानी कि जो उनका उद्देश्य है वो क्या है बाहर है। तो इस वजह से आपका जो है एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा, यानी बच्चा जो है पुरस्कार के लिए परफॉर्म कर रहा है। अगर उसको इंटरेस्ट आ रहा होता तो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो जाता, वो खुद को मतलब उसकी इच्छा है, उसको अच्छा लगता है इसलिए वो कर रही है, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो जाता। लेकिन इसका रीजन जो है वो बाहर दिया गया क्योंकि पुरस्कार के लिए कर रही, तो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। इंटरनल मोटिवेशन होता है कि आप खुद के लिए कर रहे हो, आपको अच्छा लगता है इसलिए आप कर रहे हो, तो ये लंबे टाइम तक चलेगा। लेकिन अगर आप पुरस्कार के लिए जो आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है तो वो होता है इसका रीजन बाहर होता है। तो जिसका रीजन बाहर है पुरस्कार के लिए, तो बच्चा ये कुछ टाइम तक करता है, मतलब अगर उसको पुरस्कार मिल गया तो जो है वो आगे मतलब उसकी नीड पूरी हो चुकी, फिर वो काम करना बंद कर देगा। तो ये जो होता है बाहरी अभिप्रेरणा जो होती है ये बहुत अच्छी नहीं होती है, बल्कि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है आपका अच्छा माना जाता है। इसीलिए उम्मीद ये की जाती है कि बच्चे में क्या हमको इंटरनल मोटिवेशन जो है भरना है, बच्चा जो है इंटरेस्ट लेके पढ़े। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसका रीजन जो है वो बाहर दिया गया है, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका जो रीजन है वो बाहर दिया गया है। बच्ची जो है, एक मिनट, इसमें बात जो कही जा रही है सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रख रही है।
ठीक है, तो इसमें आपका थर्ड ही ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है वो बाहरी अभिप्रेरणा है, यानी बच्चा जो है उसका रीजन बाहर मिल रहा है, पुरस्कार के लिए वो जो है प्रतियोगिता में भाग ले रही है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वो इसलिए भाग ले रही होती, इसलिए परफॉर्म अच्छा करना चाह रही होती क्योंकि उसको पसंद है, तो आपका इंटरनल मोटिवेशन हो जाता, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 28 पे चलते हैं। 28 जो है इसमें बात कही गई है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है, यानी कि जो आप अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हो, जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ जो उसका अर्थ है, यानी उसका मीनिंगफुल जो लर्निंग हो रही है, उसको आप स्मृति यानी उसको समझ रहे हो, ध्यान रख रहे हो, संग्रहित कर रहे हो, तो ये आवश्यक है। पुनर्प्राप्ति, या फिर ध्यान देना, या फिर क्षय होना, या फिर भूलना। तो 28 जो है इसमें आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी ध्यान देना। अगर आप उस पर ध्यान दे रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो आप उसको समझोगे, लंबे टाइम तक वो चलेगा। अगर आप ध्यान देके कुछ भी चीज़ अपने एनवायरनमेंट से सीख रहे हो, क्लासरूम से सीख रहे हो, तो वो आपकी लंबे टाइम तक चलेगी। जो लर्निंग अर्थपूर्ण होगी, मीनिंगफुल होगी, तो वो लंबे टाइम तक चलेगी, आपको समझ में भी आएगा। तो इसमें आपका क्या है, 2 ऑप्शन सही होगा। 29 पे चलते हैं। कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में बच्चों का तर्क जो है कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूम रहा होता है, यानी कोहल वर्ग ने क्या है, किसमें बच्चे का जो तर्क है वो कानून यानी रूल जो है, रूल होते हैं, इसमें बच्चे की कौन सी जो है ऑप्शन आपका सही होगा कि जिसमें ये बताया जा रहा हो कि बच्चे जो है कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द उनकी जो थिंकिंग है वो घूम रही हो। तो पहला है स्वायत्तता नैतिकता, या फिर पूर्व परंपरागत नैतिकता यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज जो होती है, या फिर विषम नैतिकता, या फिर जो है पारंपरिक नैतिकता। तो 29 जो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि परंपरागत जो है पारंपरिक नैतिकता यानी कन्वेंशनल जो ओरिएंटेशन है, इसके अंतर्गत घूमेगा। क्योंकि इसमें क्या है, बच्चा जो मतलब बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो क्या, कानून यानी रूल जो है, रूल इज द रूल, तो रूल का जो है फॉलो कर रहा है, रूल का पालन कर रहा है, तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है लास्ट क्वेश्चन। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को जो है दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है विशेष छात्रों के बहुत कम उम्मीदें रखना, या फिर सभी विद्यार्थियों को बहुत कम अपेक्षाएं रखना, या फिर छात्रों में स्वायत्तता और पहल को जो है दंडित करना, या फिर छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 सही हो जाएगा, यानी छात्रों में स्वायत्तता और पहल को क्या है, पुरस्कृत करना। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे, कल की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज हम लोगों ने 15 ही क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ये पूरा एक सेट कंप्लीट होता है। तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो वो भी जा करके देखिएगा। अगर आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। आपको सारी सब्जेक्ट के प्रीवियस के क्वेश्चन 3 बजे की क्लास में मिल जाएंगे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी जो अपडेट मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे जो सारी क्लासेस मिलती हैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।